दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएजी के तहत वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए बिहार में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के गरीब और कच्चे घरों में रहने वाले 11,18,937 परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित आवास देना है। इसके तहत लाभार्थियों को नए पक्के घर के निर्माण के साथ साथ पुराने या क्षतिग्रस्त कच्चे घरों की मरम्मत के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्रों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। 2 लाख से अधिक राशि के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना होगा और योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। पटना जीपीओ में हुए 5.42 करोड़ रुपए से अधिक के बचत बैंक घोटाले की ईडी जांच में नया खुलासा हुआ है। आरोपित मुन्ना कुमार और उनके स्वजन के फ्रीज खातों को अनफ्रीज कर लाखों रुपए निकाले जाने की बात सामने आई है। ईडी ने इसकी जानकारी डाक विभाग के बिहार सर्किल को पत्र के माध्यम से दी। इसके बाद सर्किल कार्यालय ने पटना जीपीओ को पत्र भेजा, जिसके आधार पर गुरुवार को एपीएम मनोज कुमार, जितेंद्र पासवान और राजीव कुमार को निलंबित कर दिया गया। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटी जोत वाले किसानों के लिए नए कृषि मॉडल की बात कही है। पटना के बामेती सभागार में किसान जन कल्याण संवाद अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि कम जमीन में भी किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में किसान छोटी जोत वाले हैं। ऐसे में कम भूमि पर परिवार का खर्च चलाना और लाभकारी खेती करना चुनौतीपूर्ण है। पटना के बापू सभागार में पक्के घर की चाबी और स्वीकृति पत्र पाकर कई लाभार्थियों की खुशी आंखों से छलक पड़ी। दानापुर की सुषमा देवी ने भावुक होकर कहा कि उनके परिवार का वर्षों पुराना अपना घर होने का सपना अब पूरा हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार के प्रति आभार जताया। माधवपुर की शोभा शर्मा ने बताया कि कच्चे मकान की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। बरसात में पूरे परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। प्रदेश में लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू और मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा व यमुना का जलस्तर गुरुवार को भी बढ़ा। हालांकि बढ़ाव की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से 100 से अधिक गांवों और 1 दर्जन मोहल्लों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने सतर्कता के निर्देश दिए। प्रयागराज में गुरुवार शाम गंगा का जलस्तर 80.61 और यमुना का 79.93 मीटर पहुंच गया। 4 घंटे में दोनों नदियों में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाव दर्ज किया गया। कानपुर बैराज से 3 दिन तक 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बुधवार रात से इसे घटाकर 2.5 लाख क्यूसेक किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार 19 अगस्त 2026 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास, सड़क, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, सहकारिता और डिजिटल शासन से जुड़े 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर के बीच करीब 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा 11,000 नए निजी नलकूप लगाने, राज्य में एआई इकोसिस्टम विकसित करने और सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पटना में छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं पारदर्शिता की मांग को लेकर निकला आरजेडी का राजभवन मार्च हंगामे में बदल गया। पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने का सपना अब सच होने की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों को आवासीय भूमि खरीदने के लिए सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही, जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है।
इस कल्याणकारी पहल का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन देना है। जमीन उपलब्ध होने से लाभार्थी अब प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अन्य आवास योजनाओं का लाभ उठाकर अपना खुद का घर बना सकेंगे। प्रशासन द्वारा इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। बक्सर से भागलपुर के बीच अरवल, नालंदा, जमुई, जहानाबाद समेत अन्य जिलों से होकर गुजरने वाले 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मॉडल पर विकसित करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका विकास BSRDCL के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत 52 चयनित समितियों को 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में कुल 34.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार की नई पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू होने के बाद गयाजी में जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह ठप हो गई है। डीड राइटरों के असहयोग के कारण लगातार 2 दिनों से एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। निबंधन कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है, जबकि जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे खरीदार और विक्रेता बिना काम कराए लौट रहे हैं। डीड राइटर नई व्यवस्था में तकनीकी खामियां बताते हुए पुराने सिस्टम को बहाल करने या उसमें सुधार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि लोगों में भ्रम की स्थिति है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों के ठहरने के लिए होमस्टे बनाने या पुराने कमरों को अपग्रेड करने हेतु सरकार पूंजीगत सब्सिडी दे रही है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को प्रति कमरा 2.5 लाख रुपए की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। वहीं महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और 18 से 25 वर्ष के युवाओं को प्रति कमरा अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ कुल 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। समस्तीपुर जिले में स्थित भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली 12,565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर ठहराव शुरू कर दिया है। इसी के साथ कर्पूरी ग्राम स्टेशन से दिल्ली समेत उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के लिए सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सेवा का लाभ स्थानीय यात्रियों को मिलने लगा है। रेलवे के इस फैसले को कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जादवपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल राम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में थाना चालक राकेश कुमार, चौकीदार महंत कुमार यादव और अवैध वसूली में मदद करने वाला बिचौलिया राजू यादव शामिल है। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गयाजी जिले के मंझौली पंचायत में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भुथी नदी पर महज 10 दिन पहले ह्यूम पाइप के सहारे बनाई गई पुलिया हल्की बारिश के बाद नदी के तेज बहाव में तीसरी बार बह गई। इसके चलते 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को आवागमन में फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर लंबे समय से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी मनिंद्र मिश्रा को बिहार STF और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के पौली से पकड़ा है। मनिंद्र मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। वह बिहार यूपी के सीमावर्ती इलाकों में कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मोबाइल फोन चोरी या गुम होने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद अक्सर लोगों में कम हो जाती है, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान ऐसे लोगों के लिए राहत लेकर आया है। पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी जांच और इंटेलिजेंस की मदद से महज 7 महीने में 745 लोगों के चोरी, झपटमारी या अलग अलग कारणों से गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाने में सफलता हासिल की है। बरामद मोबाइल की कुल कीमत करीब 2.6 करोड़ रुपए बताई गई है।
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने कहा कि पुलिस इस अभियान को और तेज करने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस मिल सकें। पूर्णिया के रोटा थाना क्षेत्र के मीरगंज गांव निवासी 2-4 वर्षीय मोहम्मद जफर को यूपी एटीएस ने मेरठ से कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के आरोपों के मुताबिक जफर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क को मजबूत करने, चंदे के नाम पर रकम जुटाने, कथित फंडिंग पहुंचाने और युवाओं के बीच जिहादी साहित्य बांटने के आरोप हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा के रहने वाले एक इंटर के छात्र ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो बिना गैस, बिजली या लकड़ी के खाना और गर्म पेय तैयार करने में मदद कर सकता है। हसपुरा के श्री भास्कर नगर निवासी छात्र और युवा उद्यमी सागर कुमार ने टिफिन के आकार का यह उपकरण तैयार किया है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया के जरिए गर्मी पैदा होती है, जिससे चाय, कॉफी, नूडल्स और दूसरे खाद्य पदार्थ गर्म किए जा सकते हैं। सागर ने अपने इस उत्पाद का नाम सिपजो रखा है और इसका कॉमर्शियल प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में बादल फटने और भीषण भूस्खलन के बाद मचे हाहाकार में भारतीय सेना के 7 जवान लापता हो गए हैं। इस दुखद और चिंताजनक घटना में हाजीपुर प्रखंड की दौलतपुर देवरिया पंचायत के सैदपुर रजौली गांव निवासी अग्निवीर आदित्य कुमार भी शामिल हैं। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी युवा जवान का कोई सुराग नहीं मिलने से उनके पैतृक गांव और परिवार में मातम और गहरी चिंता का माहौल है। स्वजन दिन रात भगवान से उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता भावनाओं और विश्वास से जुड़ा होता है। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड से सामने आया एक वीडियो इस रिश्ते की गहराई को बयां कर रहा है। यहां शिक्षिका पूजा बोस के तबादले की खबर सुनकर स्कूल की छात्राएं भावुक हो गई और विदाई से पहले से उनसे लिपटकर रोने लगी। छात्राएं अपनी शिक्षिका से बार बार कह रही थी, मैडम मत जाइए, मैडम हमें छोड़कर मत जाइए। भागलपुर बिहार के उन लोगों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है जो गुजरात के अहमदाबाद शहर आना जाना करते हैं। दरअसल रेलवे ने भागलपुर और अहमदाबाद के बीच साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस नई सुविधा से बिहार के कई जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने अहमदाबाद पटना के बीच चल रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए इसे 19,424 अहमदाबाद भागलपुर अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित करने का फैसला किया है। अहमदाबाद से ट्रेन का नियमित परिचालन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार और भागलपुर से 28 अगस्त से हर शुक्रवार शुरू होगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य चुके ऋतुराज सिन्हा ने नए अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अपनी जगह बरकरार रखी है। बिहार से नवीन की टीम में शामिल होने वाले 3 नेताओं में से एक ऋतुराज सिन्हा है, अन्य 2 में एक सिद्धार्थ शंभू हैं जिन्हें राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है और एक राज्यसभा सांसद शिवेश राम हैं जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रमुख होंगे। ऋतुराज को पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त समन्वयक नियुक्त किया गया है, जिसे कई पार्टी नेताओं ने संगठनात्मक रूप से कमजोर पद बताया है। बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने एक बहुत ही बड़ी बात की ओर इशारा किया है। उन्होंने भारत सरकार के इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के उस बयान को आधार बनाया है जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला किया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि क्या सत्ता संकट में है। उसके बाद वे कहते हैं कि भारत सरकार के इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी इटली की रहने वाली हैं, इसलिए उनकी रगों में इटली का खून बहता है। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल अचानक बढ़ गई है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से बीजेपी को मात दिए जाने के बाद लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने उनकी जमकर तारीफ की है। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर भी एनडीए नेताओं में केवल चिराग पासवान की ही सराहना करते रहे हैं। हालांकि चिराग की पार्टी का कहना है कि वे फिलहाल एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं और उनका लक्ष्य 2030 है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चिराग की दूरगामी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि भविष्य के राजनीतिक विकल्पों को खुला रखने के लिए यह नया समीकरण गढ़ा जा रहा है। नीतीश कुमार ने संजय झा के घर पहुंचकर उनको तलब किया, कागज के साथ आने को कहा। दरअसल बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी संगठन और जनता की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार का रुख बेहद गंभीर नजर आ रहा है।
उन्होंने संजय झा से कार्यकर्ताओं की शिकायतों और आवेदनों को प्राप्त करने को कहा ताकि उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस मुलाकात के बाद पार्टी संगठन में नई हलचल देखने को मिल रही है। बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद विधायक प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बांकीपुर के लोगों का आभार जता रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर आज वार्ड नंबर 37 के सालिमपुर अहरा स्थित IMA हॉल पहुंचे थे। वहां पर लोगों के साथ संवाद का कार्यक्रम था। प्रशांत किशोर ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया, उनके साथ अपनी बात रखी। कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोगों में पीके को लेकर काफी उत्साह दिखा। लोगों ने उनकी बात को ध्यान से सुना। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, पीके वहां से रवाना हो गए। उसके बाद वहां मुहैया कराए गए नाश्ता के पैकेट के लिए लोगों की भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ी। लोगों में पैकेट लेने के लिए छीना झपटी की स्थिति हो गई। देखते ही देखते नाश्ता लेने वाले लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पैकेट बांट रहे जनसुराज के वर्कर को काफी परेशानी होने लगी। सिवान IAS विजय प्रकाश मीणा तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। सिवान का DM बनने से पहले मीणा पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने पटना के पटौरी में अनुमंडल पदाधिकारी और वैशाली जिले में पैदा होने वाले कचरे की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान होने जा रहा है। शहर के सभी 45 वार्डों से निकलने वाले कचरे के प्रसंस्करण के लिए चुरम्बा डंपिंग यार्ड में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और कंपोस्ट प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस परियोजना के चालू होने से न केवल डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेरों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि कचरे के पुनर्चक्रण और जैविक खाद बनाकर नगर निगम धन भी अर्जित कर सकेगा। ये पूरी व्यवस्था शहर के पर्यावरण और स्वच्छता के लिहाज से एक बड़ा बदलाव साबित होगी। बिहार की राजधानी पटना का गर्दनी बाग अब दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर प्रोटेस्ट प्लेस बनता जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी, अतिथि शिक्षक, PhD धारक लगातार अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार, स्थायी बहाली और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर युवाओं का आक्रोश चरम पर है। दिल्ली और झारखंड में युवाओं के बड़े आंदोलनों के बाद अब बिहार के नजर है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने पटना में लोक भवन मार्च निकाला। जब विरोध मार्च गांधी मैदान JP गोलंबर से इनकम टैक्स चौराहा पहुंचा तो वहां पुलिस ने मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी। राजद कार्यकर्ताओं ने जब पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। वाटर कैनन के प्रयोग के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जल प्रहार से तेजस्वी यादव समेत राजद के कई कार्यकर्ता बुरी तरह भींग गए थे। इसके तुरंत बाद पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती और राजद के कुछ विधायकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बिहार की सियासत में भले ही नेतृत्व के नए समीकरण बन चुके हों, लेकिन जनता और जनता दल यूनाइटेड JD कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रभाव कम नहीं हुआ है। हाल ही में JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंचे नीतीश कुमार का समर्थकों ने सुपर CM जिंदाबाद के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद बनने के बावजूद बिहार में उनकी मौजूदगी सियासी तापमान बढ़ा देती है। कार्यकर्ताओं की इस नारेबाजी पर विपक्ष RJD ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि JDU कार्यकर्ता मौजूदा मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में कैबिनेट ने 13 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव मौजूद रहे। उसके अलावा सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट को विस्तार देने और संपर्क बढ़ाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई और साथ ही उसे मंजूरी भी दे दी गई। बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुजफ्फरपुर मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3,590.73 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को 4 लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड राष्ट्रीय माल परिवहन नेटवर्क से निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिहाज से रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने परियोजना को मंजूरी दी। सुपौल जिले के सदर प्रखंड की घूरन पंचायत में कोसी नदी ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदी के भीषण कटाव के कारण स्थानीय किसानों की कई एकड़ उपजाऊ कृषि योग्य भूमि देखते ही देखते कोसी की तेज धारा में विलीन हो गई है।
लगातार हो रहे कटाव के चलते पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि घूरन पंचायत के वार्ड नंबर 6 में बसे दर्जनों परिवारों के आशियानों पर कटाव का सीधा खतरा मंडराने लगा है। कटाव की भयावह स्थिति को देखते हुए स्थानीय मुखिया अबू नसर ने तुरंत जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। छपरा जिले के एकमा प्रखंड स्थित बेनौद गांव में युवा चेतना के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारिश के मौसम को देखते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच छातों का मुफ्त वितरण किया। इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान युवा चेतना के नेताओं ने बताया कि यह सेवा कार्य संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के विशेष निर्देशों पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के गांव-गांव में समाज के अंतिम व्यक्ति और कमजोर वर्ग तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह छाता वितरण अभियान निरंतर जारी है। शादी को लेकर हर व्यक्ति के मन में कई सवाल होते हैं। विवाह प्रेम विवाह होगा या परिवार की पसंद से अरेंज मैरिज, इसकी जिज्ञासा अक्सर लोगों को रहती है। ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में कुछ विशेष योग और संकेतों को विवाह के स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र की मान्यता के अनुसार दोनों हाथों की हृदय रेखा में द्वीप चिन्ह और शुक्र रेखा का स्वास्थ्य रेखा को ऊपर की ओर जाना व्यक्ति के प्रेम संबंधों से जोड़ा जाता है। इसी तरह अंगुलियों के दूसरे या तीसरे पर्व में यव चिन्ह होने पर व्यक्ति के भोग विलास और आकर्षण की ओर अधिक झुकाव की बात कही जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के खट्टे मीठे रिश्ते का सबसे बड़ा जश्न है। फोटो तो आपकी गैलरी में बहुत सारी आ गई होंगी, लेकिन सही कैप्शन न मिले तो इंस्टाग्राम पोस्ट अधूरी सी लगती है। आजकल त्योहार सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी खुशियां शेयर करते हैं। ऐसे में राखी की तस्वीर के साथ एक प्यारा सा इंस्टाग्राम कैप्शन आपकी पोस्ट को और खास बना सकता है। नीचे दिए गए कैप्शंस में से अपनी पसंद का कैप्शन चुन सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के नियम के मुताबिक एक भारतीय नागरिक अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड रख सकता है, यानी आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं चल सकते। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में यह सीमा सिर्फ 6 सिम कार्ड की है। सरकार ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद यह नियम लागू हो गया है। दूत ने 17 अगस्त 2026 को टेलीकॉम कंपनियों को इससे जुड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब कंपनियों को ध्यान रखना होगा कि किसी के नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड न हो। दीपिका पादुकोण इन ब्रह्मास्त्र 2। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म के अगले पार्ट में एक अहम किरदार के लिए दीपिका पादुकोण से बातचीत चल रही है। वहीं रणबीर कपूर एक बार फिर अयान मुखर्जी के साथ काम करेंगे। माना जा रहा है कि वह नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 2 पूरी करने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मास्त्र 2 की स्क्रिप्ट और प्री प्रोडक्शन पर फिलहाल काम जारी है। उम्मीद है कि रणबीर जनवरी 2027 तक रामायण पार्ट 2 की शूटिंग पूरी कर लेंगे। इसके बाद कुछ समय तैयारी में देने के बाद वह अप्रैल 2027 से ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब एनआईसीएल ने असिस्टेंट फेज आई एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एनआईसीएल की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल इंश्योरेंस इन पर नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 अगस्त 2026 को परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। फाज आई की परीक्षा 27 अगस्त 2026 को होने वाली है। बता दें कि आवेदन 18 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था, जो 7 अगस्त 2026 तक जारी था। फेज 2 की परीक्षा 30 अक्टूबर 2026 को होना तय किया गया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य के पहले समर्पित एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क्स पर लगाम कसने के लिए राज्य की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन पर भी मुहर लगाई गई है। रांची झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश में मौजूदा कई ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पर्याप्त सूचना और राज्यों को विश्वास में लिए अचानक बिल लाए जा रहे हैं, जिससे राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एमएमडीआर परिसीमन और साईआर जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2047 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर लगभग 3.20 करोड़ होने का अनुमान है। इस दबाव से निपटने के लिए शहर में 30 से 40 लाख नए फ्लैट्स घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 695 किलोमीटर तक किया जाएगा। शहर में बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ 6 नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट के शिखा इन लॉज में बुधवार तड़के लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले 8 लोगों में बांग्लादेश के कुश्तिया निवासी पत्रकार देबाशीष दत्त, उनकी पत्नी अफसाना, उनका 3 साल का बेटा स्वर्णशीष और ससुर अकरम अली शामिल हैं। हादसे से महज 7 घंटे पहले यह परिवार कोलकाता के मशहूर न्यू मार्केट की गलियों में दुर्गा पूजा के लिए नए कपड़ों की खरीदारी कर रहा था। बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने पटना में मीडिया से बातचीत में एक अजीबोगरीब बयान दिया है। श्रवण कुमार ने कहा कि चीनी की कीमतों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ऐसे भी चीनी कम खा रहे हैं लोग। सबको आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कौन खाता है आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूं चीनी के दाम बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार के सियासी गलियारे में फिर से कानाफूसी तेज हो गई है। इस बार सरगर्मी बढ़ाई है छोटे सरकार कहे जाने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह ने। उन्होंने गुरुवार की सुबह पूर्व सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है। अनंत सिंह अपने पटना के विधायक आवास से सुबह में करीब 10 बजे के आसपास निकले। उनका विधायक आवास हार्डिंग रोड में है। वहां से वो नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। इसके बाद वो सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचे। दोनों के बीच थोड़ी देर बात हुई। सूत्र बताते हैं कि अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से काफी दिन बाद मुलाकात होने की बात कही और उनका हालचाल पूछा। बदले में नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराकर अनंत सिंह से उनका हालचाल पूछा। नई दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट की पूजा किए जाने से जुड़े कथित वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद पत्रकारों के संगठन ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था और बुकिंग की शर्तों का उल्लंघन होने पर इसे रुकवा दिया था। सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को भगवान के समान दर्शाते हुए उनके सामने मोदी चालीसा नामक भक्ति रचना का पाठ करते हुए दिखाया गया। इसको लेकर आलोचना बढ़ने के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम के आयोजन से खुद को अलग कर लिया। बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र की जनता को 2 टूक में समझाया है। उन्होंने अब बिहार के बदलाव की बात शुरू की है। पीके ने कहा कि अभिनंदन किस बात का कर रहे हैं, मेरे विधायक बनने का। हमारे विधायक बनने से क्या होगा? अगले 4 वर्ष आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। हम लोग तो विधायक बनने कभी नहीं आए थे। हमारा सपना ही नहीं था कि जीवन में कभी विधायक बन जाएं और सांसद बन जाएं। आप क्या अभिनंदन करने आए हैं? अभिनंदन तो तब होता जब बिहार सुधरता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बातचीत के बाद पहली बार भारत जापान ने डिफेंस मिनिस्टर स्तर पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। जॉइंट स्टेटमेंट में चीन को परोक्ष तरीके से संदेश भी दिया गया। इसमें कहा गया कि भारत और जापान नौवहन की स्वतंत्रता, फ्री नेविगेशन पर बाधा डालने की एक तरफा कार्रवाइयों का विरोध करते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने जापान से पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी देने से बचने का आग्रह किया है। भारत ने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के संबंधों का हवाला देते हुए चेताया कि ऐसी तकनीक पाकिस्तान के जरिए नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सकती है। कांग्रेस ने बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान में काफी प्रगति का दावा किया है। पार्टी के मुताबिक देश भर में करीब 74% जिला कांग्रेस समितियों का गठन हो चुका है। ब्लॉक स्तर पर 6% और मंडल स्तर पर करीब 50% समितियां तैयार हुई हैं। वहीं बूथ स्तर पर बूथ लेवल एजेंट -2 की नियुक्ति का करीब 57% काम पूरा हो चुका है और 6.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख और आर्थिक युद्ध की चेतावनी के बाद गुरुवार को क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की कीमतों में करीब 3% की तेजी आई। कॉमेक्स पर क्रूड ऑयल 2.21% चढ़कर $87 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। ब्रेंट ऑयल 2.30% उछलकर $93 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता दिखा।
जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 3.3% की बढ़त के साथ $88.66 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचा। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले गोल्ड सिल्वर की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 18 दिनों में सोना 14,789 रुपए और चांदी 20,479 रुपए महंगी हो गई है। वहीं अगर सिर्फ 24 घंटे के महंगी हो गई तो गुरुवार 20 अगस्त को 24 कैरेट सोना दिन भर में 4,196 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी के दाम 10,374 रुपए चढ़ गए। अब सवाल यह है कि क्या यह सोना और चांदी खरीदने का सही समय है? क्या अब दोनों धातुओं की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिलेगा? और सबसे जरूरी सवाल, यह तेजी कब तक जारी रह सकती है? तो चलिए समझते हैं उन सभी सवालों के जवाब जो आपके मन में उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर सोने और चांदी की ताजा कीमत क्या है और आपके शहर के जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।